Okay. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। यानी पुनः स्वागत है। पुनः क्यों? पहले कब हुआ? पहले कल हुआ था, इसलिए पुनः हुआ। कल तक जो भी हम पढ़ रहे थे आज उससे आगे बढ़ी। कल हमने 2-3 अच्छी बातें पढ़ी। देखो, रामायण, सराका इंडिका, एक पौधे का जिक्र, सीता शोक, महाभारत में एंथोसिफेलस कदम्बा, क्या नाम था? फिर हमने हिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर में एक और देखा, पोइट कालिदास ने उसने नाटक में माधवी लता का ज्यादा जिक्र, हिप्टेज बेंगालेंसिस, क्या नाम था? आफ्टर दैट किंग हैदर अली ने कौन सा गार्डन में? लाल बाग गार्डन उद्यान, बेंगलोर के अंदर। ओके। फिर हमने पढ़ा ये हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के बारे में जो लिखित रूप में 17वीं शताब्दी में एक तो पीटर लोरेनबर्ग और एक था एडवर्ड फिलिप। इन्होंने अपने ट्रेटाइज और जो एक किताब थी द न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, उनमें ऐसा कहा। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी आता है, कभी नहीं आता। ऐसा ये थोड़ा हिस्टोरिकल हम एक पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास कर रहे थे। अच्छी बात। सो गाइस, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर एक कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिला है, हॉर्टस प्लस कल्चरा या कल्चर, जिसका मतलब है गार्डन और टू कल्टीवेट, यानी गार्डन क्रॉप्स के कल्टीवेशन को कहते हैं। ऐसी फसलें जो गार्डन में उगाई जाती थी उनके कल्टीवेशन को ही हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अच्छी बात। एक जनरल नॉलेज की चीज और बता रहा हूं, खाली जनरल नॉलेज, बाद में और बात करेंगे। मसाले होते हैं, मसाले, स्पाइसेस, ये दो प्रकार के। एक शब्द तो आता है स्पाइसेस, एक शब्द आता है कॉन्डिमेंट्स। क्या है ये? बिल्कुल जनरल नॉलेज। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि जो कॉन्डिमेंट्स है ये तो आपके खाने के अंदर टेस्ट ऐड करता है। क्या ऐड करता है? टेस्ट। और ये ऐड करता है अरोमा यानी सुगंध, और फ्लेवर, क्या ऐड करता है? फ्लेवर। ये एक जनरल नॉलेज बता है। मतलब कॉन्डिमेंट्स भी मसाले ही होते हैं। मसाले ही दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो मसाले, कुछ कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स आर ऑल्सो स्पाइसेस। इनको तो हम टेस्ट के लिए मिलाते हैं, टेस्ट। और ऊपर वाले को हम किसके लिए मिलाते हैं? अरोमा, फ्लेवर। जैसे इलायची है, हमने अरोमा के लिए, सुगंध के लिए मिलाई, इस प्रकार से। तो ये, अब इसको याद रखने की एक ट्रिक से याद रखना, टीसी। कैसे याद रखोगे? टीसी, बस टीसी। टेस्ट कॉन्डिमेंट, टेस्ट कॉन्डिमेंट। मतलब कॉन्डिमेंट क्या ऐड करता है खाने में? टेस्ट। ये पीजी के एग्जाम में आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टीसी से याद रख लेंगे, टेस्ट कॉन्डिमेंट्स। क्या याद रखोगे? अच्छी बात। चलो आगे बढ़ने को हम लोग बोलते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या कहते हैं? चलिए, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड में हम बात करते हैं आगे। अब हॉर्टिकल्चर की शाखाओं पे बात कर रहे थे। पोमोलॉजी, पोमम प्लस लोगस, यानी कि फ्रूट और उसकी स्टडी। तो फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी। दूसरा ओलेरिकल्चर, ओलेरिस प्लस कल्चरा। पोमोलॉजी में लैटिन प्लस ग्रीक, ओलेरिकल्चर में लैटिन प्लस इंग्लिश। तो ओलेरिस प्लस कल्चर, यानी ओलेरिस का मतलब तो था गमले के अंदर हर्बेसियस प्लांट को उगाने को ही ओलेरिकल्चर कहते हैं। बाकी सब्जी विज्ञान को ओलेरिकल्चर और फल विज्ञान को पोमोलॉजी। अब आगे तीसरी जो हॉर्टिकल्चर की शाखा है स्टूडेंट, उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। तो फ्लोरिकल्चर को कहते हैं फूलों की खेती का अध्ययन। क्या है? फूलों की खेती का अध्ययन या फूलों की खेती। वैसे इस शाखा का नाम है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। क्या नाम है? फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग का इसके साथ में ही पढ़ी जाती है। लैंडस्केप गार्डनिंग का मतलब किसी भी एक भूमि के टुकड़े का सौंदर्यकरण करना। अच्छा लॉन लगाना, फूल वाले पौधे लगाना, लताएं बेले लगाना, गार्डन नहीं होता ये गार्डन। तो वही एक तरीके से लैंडस्केप गार्डनिंग। ठीक है, अलंकृत बागवानी, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी कहते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे फूलों के टाइम। अच्छी बात है। अब हम बात करें आगे की, तो एक शाखा और है जिसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट?
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आप इसको कह सकते हो तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, तुड़ाई उपरांत उपरांत प्रबंधन। अब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन से हम क्या समझते हैं, इसको PHM कहते हैं सर, PHM या PHT। टी का मतलब टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट। दो प्रकार की ही तो टेक्नोलॉजी होती है, एक तो प्री हार्वेस्ट तुड़ाई से पहले, और एक पोस्ट हार्वेस्ट। किसी भी पौधे को बुआई करने से लेके फल आने तक प्री हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फल तोड़ने के बाद में खाने तक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये वाली शाखा जिसमें हम पढ़ते हैं फलों का परिरक्षण। क्या पढ़ेंगे, परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन। प्रसंस्करण, प्रसंस्करण बोले तो प्रोसेसिंग। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, है कि नहीं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। आम है, कच्चा आम है, अचार बना दो उसका। पक्का आम है, पक्के आम को ही खा जाओ, जूस बना दो, और कोई अलग अलग प्रकार के उत्पाद होते हैं वो बना दो, वो सभी उसका प्रोसेस करके मूल्य संवर्धन ही कर। आलू 20 रुपए किलो, चिप्स 400 रुपए किलो, तो वैल्यू एड कर रहे हैं अपन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना है, वैल्यू एडिशन। टमाटर से सॉस बना रहे, केचप बना रहे, प्योरी बना रहे, कोई भी आप उत्पाद बना रहे वो सभी इसके अंदर ही आता है। अच्छी बात। ये मेन शाखाओं की हमने बात की। तो हॉर्टिकल्चर की मुख्यतया कितनी शाखाएं, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट। इन चारों से एमएससी भी होती। इन चारों से क्या होता है, एमएससी फ्रूट साइंस, एमएससी वेजिटेबल साइंस, एमएससी फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, एमएससी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। समझ रहे हो, एमएससी पहले होती थी हॉर्टिकल्चर, कई यूनिवर्सिटी आज भी कराती है एमएससी हॉर्टिकल्चर, जिसमें हॉर्टिकल्चर के सभी सब्जेक्ट पढ़ाते। लेकिन भारत में 99% विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जैसे उदयपुर आरसी, यहाँ हॉर्टिकल्चर अलग से नहीं, हॉर्टिकल्चर में भी अलग है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ माना कि तो मुझे एक सब्जेक्ट लेना पड़े, या तो वेजिटेबल लूंगा या फ्रूट लूंगा या फ्लावरिकल्चर, लैंडस्केपिंग या पोस्ट हार्वेस्ट। ये है, तो 4 शाखाएं इसमें। ये तो मुख्य शाखाएं हो गई। अब मैं हल्का सा और आपको बता रहा हूँ, ये अंग्रेजी में मैं कुछ शब्द लिखता हूँ ना, उसको देख करके कोई भी घबराएगा नहीं पहले तो, क्योंकि तुम घबराने वाले हो नहीं। तुम कोई घबराने वाली चीज हो क्या, तुम अपने लेवल को पहचानो, वो छोटी मोटी चीज थोड़ी ना हो। लेवल हो तुम लोग, तो नहीं हो, लेवल है। तो पोमोलॉजी जो है इसकी भी 3 शाखाएं हैं। जैसे फंडामेंटल पोमोलॉजी, क्या है, फंडामेंटल पोमोलॉजी एक, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब फल, तो फल से संबंधित ही हम बात कर रहे हैं। एक होती है कॉमर्शियल पोमोलॉजी, क्या है, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, अच्छी बात। एक है सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। अब थोड़ा सा जो मैं बात बता रहा हूं उसको समझना, ज्यादा कुछ भी नहीं है। पोमोलॉजी का मतलब क्या है, फ्रूट, फलों के लिए कैसी जलवायु चाहिए, कैसी मृदा चाहिए, वो किसमें अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल का मतलब तो मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसके बाद इंपोर्टेंट नहीं। कॉमर्शियल सही लिखा गया, तो कॉमर्शियल का मतलब व्यवसायिक फल विज्ञान, व्यवसाय के दृष्टिकोण से कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, पौधे कैसे तैयार करेंगे, ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे, बडिंग कैसे करेंगे, नर्सरी कैसे बनाएंगे, वो सभी बातें कॉमर्शियल, इंपोर्टेंट नहीं। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी तुम्हारे काम की चीज है। इसमें किसी भी नए फल का नामकरण करना हो, किसी भी फल को नया वर्गीकरण देना हो, वर्गीकरण, इन सब चीजों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके पिता कौन है, यह प्रश्न पूछा जाता है, वो है डी कैंडोल। क्या नाम है, डी कैंडोल। याद रहना चाहिए कि सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के पिता कौन है, तो सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टेमेटिक्स नई बात नहीं है। देखो यूं है, पता चला तुम्हारे गांव में कहीं काकड़ में घूम रहे हो, काकड़ जंगल को बोलते, काकड़ जी क्या आएगा तुम्हारे, काकड़ किसको, भूत बबुलिया किसको, प्रश्न आया हुआ पहले डबल कि बबुलिया किसको कहते, बबुलिया ना, बबुलिया चक्रवात टाइप में शब्दावली आती है राजस्थानी शब्द। तो काकड़ के अंदर तुम कहीं घूम रहे हो, तुम्हारे गांव में घना जंगल,
तो तुम उधर घूमते घूमते चले गए दोस्तों के साथ, तुमने कोई ऐसी नई चीज देखी, नया फल देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा, तुमने पहली बार देखा, वैज्ञानिक बन गया। तो नई चीज है तो उसका नाम क्या होना चाहिए, क्या, वो सारे अध्ययन इसमें होते। जैसे अमेजन के जंगल, तुम समझते हो, अमेजन के फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील वगैरह जो देश है वहां पे, वहां अमेजन के दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट है। 20% ऑक्सीजन आती है पूरी धरती पे, जो भी ऑक्सीजन है उसका 20% अकेला कहां से, अमेजन के जंगलों से आता। प्रश्न आया आरएस में पिछले साल कि भाई अमेजन के जंगलों से पूरी दुनिया का कितने परसेंट ऑक्सीजन आता है, तो 20% ऑक्सीजन। तो वहां उस जंगल बड़ा घना है, वहां तो कोई गया ही नहीं। देखो उस जंगल के अंदर तो जाना अलाउ भी नहीं, वहां कई ऐसी जंगली प्रजातियां जानवरों की है, कोई थलचर उभयचर, मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार के जानवर है, सांप भी ऐसे ऐसे पाए जाते हैं जो सुने ही नहीं दुनिया में। वहां कोई नई प्लांट की स्पीसीज आपने देखी अगर, तो उसका क्या नाम होगा क्या नहीं होगा, सारे अध्ययन किसमें होते हैं, सिस्टमैटिक, मतलब फ्रूट के अगर हैं वो। तो इसके पिता कौन है, डी कैंडोल। ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने स्वर्ण क्रांति का नाम भी सुना हुआ है, किससे संबंधित है, क्या स्वर्ण क्रांति को सुनहरी क्रांति भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। गोल्डन रिवोल्यूशन क्या है, गोल्डन रिवोल्यूशन की हम बात करें बच्चे लोग, ये फल उत्पादन से ही संबंधित, फल उत्पादन है कि नहीं। तो प्रश्न आ जाएगा कभी भी कि भाई गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो फल उत्पादन। 2000 नहीं, 1993 से 2003 का समय, 10 साल का पीरियड, उस समय फलों का उत्पादन बहुत ही ड्रामेटिकली जबरदस्त तरीके से बढ़ा। तो तब क्रांति कब होती, क्रांति का मतलब कोई नई बात होती तो क्रांति होती है, ऐसे थोड़ी ना क्रांति। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति ऐसी थोड़ी, धूम मच गया माहौल, ऐसा हो गया अंग्रेजों को भागना पड़ेगा, तो ऐसा माहौल बन गया तो क्रांति, हरित क्रांति। तो क्रांति को छोटे में, हरित क्रांति में इतना उत्पादन हुआ अनशन। अब एक चीज बताता हूँ, बातें करने के लिए तो है, फिर अपने को बातें तो करनी है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर अपन हरित क्रांति पे 1 सेकंड के लिए बात करूं। तो स्वर्ण क्रांति जो है, इसके पिता कौन है, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसके पिता है डॉक्टर के एल चड्डा, डॉक्टर के एल चड्डा, समझे, डॉक्टर के एल चड्डा व्यक्ति का नाम है जो कि पिता कहलाते। ये इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, बताओ कौन सी, हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, कौन सी लिखी, हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर जो लिखी थी, वो लिखी थी डॉक्टर के एल चड्डा ने। डॉक्टर के एल चड्डा को कहते हैं फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, और उन्होंने किताब लिखी हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। 2 किताबें आती हैं बड़ी बड़ी, मेरे पास पढ़ी हुई अपनी कोचिंग में भी। स्वर्ण क्रांति, देखो देखो वैज्ञानिक किसको कहते हैं, वैज्ञानिक किसको कहते हैं? तुम बताओ वैज्ञानिक किसको कहते हैं? वैज्ञानिक का मतलब कोई नया काम, तो वैज्ञानिक का मतलब जो नई रिसर्च करे, खोज करे, कोई ऐसी मानव हित का कोई काम करे जो पहले से हम नहीं जानते, जिससे काम आसान हो, वही तो वैज्ञानिक, काम आसान हो जाए। भाई क्रांति कैसे हुई कि गांव में सब बेल से पानी निकाल रहे थे, माने कि बेल से पानी निकालते थे, डीजल इंजन आ गया, डीजल पंप। तो डीजल पंप को हमारे गांव में, जैसे मेरे मामा जी नेता थे, मेरे मामा जी अभी है 97 ईयर ओल्ड है, 97 साल, तो वो नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, क्योंकि सरकार कांग्रेस ही थी उस समय, क्योंकि कांग्रेस नई पार्टियां तो बाद में बनी। तो उन्होंने, सरकार ने कहा यार किसानों में बड़ी दिक्कत है, तो डीजल पंप आ गया था मार्केट में, तो किसानों को मोटिवेट करो, अब तुम कृषि पर्यवेक्षक बन जाओगे, डबल बन जाओगे, तो तुम्हारा काम रहेगा कि किसानों को मोटिवेट करके उनको नई तकनीक दे, यही तो काम है सरकार, कोई नई योजना है या नई जानकारी दे कि भाई पुरानी चीजों को छोड़ो, नवाचार को आओ। तो ये काम आसान नहीं है, किसानों को किसी भी काम के लिए मोटिवेट करना, जागरूक करना आसान काम नहीं है। किसान 1000 साल से जो काम करता आ रहा है उसको छोड़ के तुम्हारी बात मानेगा, ये आसान नहीं। भाई आदत जो आ गई है उसको आप नहीं छोड़वा सकते। तो अब वो क्या कि जब आया डीजल इंजन, तो मामा जी ने हमारे गांव में, मेरे मामा जी मेरे गांव के नहीं, मामा जी गांव के जनरली नहीं होते, मेरे मामा जी के गांव के, तो हमारे गांव में आते रहते थे, तो हमारे गांव वाले मानते बहुत थे उनको। तो उन्होंने कहा कि एक डीजल इंजन एक किसान के खेत पे
स्टेब्लिश कराया कि लगाओ लगाओ, तो किसी ने लगाई ही नहीं। अरे ये तो पता नहीं क्या चीज, लग जाए कर जाए, डीजल कहाँ से लाएंगे, नहीं ये टूट गया फूट गया कुएं में गिर गया तो कैसे, तो मतलब कई रिस्क थी, तो लोग मानते ही नहीं थे, कई दिन तक नहीं मानते। फिर उन्होंने उनके जो हमारे एक फैमिली में और मिलने वाले उनके जो पूर्वज थे उनके खेत पे जबरदस्ती लगाया कि मेरी बात तो मान, लगा तो सही क्यों, बाद में होगा देखा जाएगा, तो नहीं माने क्या लगाया, तो फिर वो तो अपने आप पानी बाहर आ रहा है। अब लोग दर्शनीय स्थल के जैसे आके देखे, अरे तो तगड़ा काम होगा, हम तो बेल पे इतना मेहनत कर रहे नहीं है, तो अपने आप पानी बाहर आ रहा है। उसी साल 29 लोगों ने और लगाया उसी गांव, समझे, क्रांति हुई नहीं। तो क्रांति का मतलब जो आपका काम है। अब हरित क्रांति हुई, उसमें देखो एक चीज बदलो, वैज्ञानिक सोच, तुम भी क्या याद करो। देखो ऐसा है, हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि नया सिलेबस है, थोड़ी रुचि पैदा नहीं हो तब तो कोई चीज याद होगी नहीं। हरित क्रांति को ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। एक वैज्ञानिक है नॉर्मन ई बोरलॉग, अमेरिका के, यूएस के साइंटिस्ट है, उन्होंने किया गजब काम। वो काम मेंडल भी कर सकते थे, लेकिन उस समय तकनीक नहीं थी, जानते नहीं थे कि मेंडल तो 1884 में शांत हो गए वापस, 1822 से 1884, और ये तो बाद की बात थी, नॉर्मली बोरलॉग। तो ऐसा एक हार्मोन है, उसको GA3 कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड, क्या कहते हैं, इसका काम है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना। क्या काम, अच्छी बात। अब मैं ऐसे ही कुछ चीजें लिख रहा हूँ, उस पर तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली बता रहा हूँ, एग्जाम तुम्हारे एग्जाम में वाली बात नहीं है, एक सुनना। जिब्रेलिक एसिड इस पौधे के अंदर बन रहा है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड इस पौधे में बन रहा है, इसलिए पौधा बहुत बड़ा हो रहा है। हरित क्रांति के जस्ट पहले तक जो भारत में गेहूं होता था वो इतना बड़ा था, प्लांट कितना बड़ा था, बहुत बड़ा, उसके ऊपर ये बाली भी आती थी, जो गेहूं की बाली होती नहीं होती, स्पाइक, स्पाइक बोल, स्पाइक ही बोल। अब गेहूं की बाली है, लेकिन ये पौधा इतना बड़ा है, तो जैसे तुम पानी, मतलब जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, तने को काफी कमजोर कर देता है, इसको इलोंगेट करता है, चौड़ा नहीं करता, तो इससे तना पतला रह जाता है, पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। तो बड़ा पौधा होगा तो जैसे ही बाली आएगी, एक बार सिंचाई करोगे नीचे गिर जाता पूरा, तो गेहूं का ना तो उत्पादन होता था ज्यादा, नीचे गिर जाता था। ये समस्या थी, तुम्हारे दादाजी को पूछ लेना। अब अमेरिका वालों ने क्या किया, अब किसी पौधे में अगर जिब्रेलिक एसिड ज्यादा बनेगा तो पौधा ज्यादा बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात, तो इसका काम है पौधे को बड़ा करना है। अब जिब्रेलिक एसिड की एक प्रक्रिया है पूरी, इसका बायोसिंथेसिस, ये पौधे में बनता है, उसकी एक बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही जिब्रेलिक एसिड की खोज थोड़ी की, कई 100 साल लग गए, थोड़ा 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 थोड़ा, सब दुनिया भर के अलग अलग लोग करते रहे, बाद में पढ़ेंगे अपने सिलेबस। तो ऐसा है कि एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, जिब्रेलिक एसिड 12, जैसे GA3 बॉस, GA 130 है टोटल, एक मैंने GA12 लिखा, और यहां पर फिर मैंने लिखा जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड 4, शॉर्टकट में समझा रहा हूं। ये पौधे में मेन काम की चीज है, मतलब पौधे में यहां से बनना चालू हो रहा है, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना ये डी, डी को हम क्या बोल रहे हैं, GA12। ये पौधे में बन रहा है, जटिल प्रक्रिया के थ्रू बन रहा है। एक को दूसरे में चेंज करने का काम किसी न किसी एंजाइम का होता है, ये अलग अलग एंजाइम इनको बदल रहा है। यहां पर जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज। क्या है, ऑक्सीडेज। ये मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, आप टेंशन मत लेना। ऑक्सीडेज, GA20 ऑक्सीडेज एंजाइम का नाम। इस एंजाइम का काम है GA12 को किसमें बदलना, जो कि वास्तव में एक्टिव फॉर्म है। क्या है, मतलब काम की चीज यही है, वास्तव में जिसको आप जिब्रेलिक एसिड कह रहे हो वो यही है, समझ रहे हैं अपन, ठीक है। यहां से ये बनाने का काम कौन कर रहा है, GA20 ऑक्सीडेज। पहले तो वैज्ञानिकों ने एंजाइम की खोज करना भी तो बड़ी बात है, सारे एंजाइम को पहचानेंगे तभी तो पता चलेगा काम क्या है। फिर टेक्नोलॉजी चाहिए कि हाँ ऐसा है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, अमेरिका वालों ने, कि भाई जितना ज्यादा ये एंजाइम काम करेगा उतना ही ज्यादा जिब्रेलिक एसिड बनेगा, जिब्रेलिक एसिड जितना ज्यादा बनेगा उतना ही पौधा बड़ा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस एंजाइम को साइलेंट कर दिया। क्या कर दिया, साइलेंट को कहते हैं म्यूट करना। क्या कहते हैं,
फिर ऐसे जो म्यूटेंट हो चुका उसको म्यूटेंट कहता है। तो इस एंजाइम को म्यूट कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको क्या कर दिया, म्यूट, साइलेंट कर दिया। अब ये काम नहीं कर रहा तो क्या ये इसमें बदले, नहीं बदले, या इसको धीमा कर दिया तो धीरे धीरे बने, कम बने। जिब्रेलिक एसिड कम बनेगा तो क्या पौधा लंबा होगा, पौधा ड्वार्फ रहेगा। तो सबसे पहले अमेरिका से आई सेमी ड्वार्फ और ड्वार्फ वेराइटीज, इसमें नोरिन 10, डीजीयूजी, आपके ये अलग अलग प्रकार के जो जीन थे उनके माध्यम से चीजों को कंट्रोल किया। लर्मा राजो, सोनारा 64 पहले वेराइटी आती थी, अमेरिका से खरीद के लाते। तो अब अगर नॉर्मली बोर लोग इतना दिमाग नहीं लगाते तो क्या हरित क्रांति होती, दुनिया भर में होती। अब तुम एक चीज को देखना, गूगल पे तो क्या ही हो, मैं एक फोटो दिखाता हूँ। अरे प्रियंका मैम है कौन है भाई, अपने तो जानते नहीं किसी को, जरा क्या ही पढ़ रहे हो। क्या लिखना है यहाँ पे, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन 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 लिखना है, नॉर्मन। अपन टाइम ले रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे कृपया शांति से देखें। नॉर्मन ई बोरलॉग एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो फोटो गूगल पे आवे तो ही बात में। अच्छा ये यूट्यूब है ना, तो अपन एक काम करें, इसको कॉपी करो, कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो इसको, गूगल बाबा के इधर पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये सर्च। अब इनका एक जो काम का फोटो अगर मिल जाए तब तो तुम्हें समझ में आए, मजा आ जाए, लेकिन वो फोटो मिलना इतना आसान नहीं। नॉर्मन ई बोरलॉग का एक फोटो है, खेत का ही फोटो है, उसमें तुम्हें अंतर दिखेगा कि वास्तव में मजा आ गया। लेकिन अब ऐसा हो तो ही कोशिश कर रहे हैं ताकि ये नॉर्मन ई बोरलॉग है वो जो खड़े हैं भाई साहब। अब एक खेत में इन्होंने ये देख रहे हैं, एक साइड से एक ही खेत है, जैसे ये तुम दो बेच बैठे हो, तुम तो पुराना गेहूं, ये नए वाले। अब वो खुद देख रहे हैं सामने फर्क दिख रहा है, ये पौधे तो इतने बड़े हैं, ठीक है, और ये वाला खेत ड्वार्फ वेराइटीज। अब ड्वार्फ वेराइटीज में जादू क्या हुआ, जादू ये हुआ कि ये जो जीन था ये उसके फूलों को प्रभावित नहीं कर रहा था। तो बाली तो पहले आ रही थी जो इसमें भी आएगी, लेकिन ये इतना लंबा था, ये लंबा नहीं, ये छोटा है। तो अब ये पौधा अड्डा या नीचे नहीं गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा तो अब कोई समस्या नहीं। तो ऐसे करके हमने उत्पादन आंशिक तरीके से करा, तो छोटी बात, इसको कहते हैं क्रांति। उत्पादन इतना हुआ कि गेहूं की झोलियां भर के ले जाओ, पहले होते नहीं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल होता था। मेरे दादाजी से पूछता हूँ मैं तो बताते हैं, मेरे मामा जी सब चीजें बताते हैं, तुम्हारे पूर्वजों से पूछना। भारत तो भीख मांगता था इनके आगे, अमेरिका से बेइज्जती होती थी हर बार, हर बार अपने यहाँ से जाते थे मांग के लाते थे क्योंकि हालत खराब। ये सब बातें हरित क्रांति के बाद में, अब ये सोच क्रांतिकारी नहीं है क्या, अब काम तो इतना ही था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई तरीके का ज्ञान भी तो होना चाहिए, जेनेटिक्स का ज्ञान चाहिए, ब्रीडिंग के ब्रीडर थे सब आपको, हाँ, फिर अंदर से समझ भी होनी। अब आज तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चलेगी, आप किसी भी जीन एडिटिंग कर सकते हो बहुत सुपर फास्ट तरीके से, ये कोई छोटी बात नहीं, ये क्रांति। ऐसे ही कहीं करके कई बातें और बनी, दूध का उत्पादन इतना बड़ा कि श्वेत क्रांति हो, है कि नहीं, ऐसे। तो ये होती है क्रांति। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब अपन, अब धीरे धीरे हम और कुछ एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमको, ठीक है, तुम भी याद रखो। चलो बताओ, केसर क्रांति का संबंध किससे है, बताओ, जिसने पहले क्लास ली मेरी, मैंने पहले बताया। केसर क्रांति को बोलते हैं सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, सेफ्रॉन रेवोल्यूशन। इसी को भगवा क्रांति भी कहते हैं, भगवा क्रांति है। बताओ किससे संबंधित है, मसाले से है, यह है सोलर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, जानते हो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से संबंधित है, याद रखें, केसर क्रांति सौर ऊर्जा से संबंधित।
भारत सरकार की वो योजना जो सोलर ऊर्जा को समर्पित है या उसके माध्यम से भारत में पूरा सरकार की तरफ से काम होता है, उस योजना का क्या नाम है? क्या हुआ? भगवा क्रांति को ही केसर क्रांति कहते हैं, ठीक है। और ये सौर ऊर्जा से संबंधित, लेकिन एक एससी से संबंधित बात बता रहा हूं, हालांकि ये क्रांति अलग चीज है, वो अलग चीज है। एक योजना बता रहा हूं, भारत सरकार की स्कीम योजना है, उस योजना का नाम है पीएम कुसुम। क्या नाम है? के यू नहीं, खाली कुसुम नहीं, पीएम कुसुम। पीएम पीएम कुसुम। अब हो सकता है कि कईयों को कुसुम तुरंत याद हो जाए, और एक योजना अलग और है, उसका नाम है पीएम किसान। पीएम किसान। इन दोनों योजनाओं की शुरुआत 2019 में हुई थी, 2019 में। लेकिन ये खाली ऊपर वाली योजना है ना, ये वाली, यही सौर ऊर्जा सब। इसके पूरा नाम लिखवाऊंगा बाद में, इसका पूरा नाम ऊपर ही ऊपर कोने में लिखवाऊंगा। एक बार रिपीट करना मेरे साथ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। रिपीट कर रहा, देखो वापस सुनना मेरे को। प्रधानमंत्री भाई है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अब रिपीट करो, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। वंस अगेन, किसान ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, तो योजना तुम्हारे सिलेबस में है, योजनाएं भी है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते रहेंगे लास्ट तक, तो कहीं कुछ जानकारी हो जाएगी। ये किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा। इसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। बी वाला है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर, नोडल एजेंसी उसकी कंपोनेंट बी की हॉर्टिकल्चर है, जिसके थ्रू किसानों के खेत पे सौर ऊर्जा लगती है। किसानों के खेतों पे नहीं लगते सोलर पैनल, वो इस योजना के थ्रू ही लगते हैं, चाहे 3 एचपी का हो, चाहे 5 का हो, 7.5 का हो, 10 एचपी का हो, वो इस योजना। पीएम किसान का नाम है किसान सम्मान निधि। क्या नाम है इसका? किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें किसानों को वो 2-2 हजार रुपए मिलते हैं, तुम्हें पता है। एक सीजन के 2 हजार रुपए, तो एक साल के 6 हजार रुपए। अभी राजस्थान की सरकार उसमें 2 हजार रुपए और मिला रही है, तो 8 हजार रुपए। तो 6 हजार रुपए सालाना तो केंद्र सरकार दे रही है, और 2 हजार रुपया राजस्थान सरकार, तो टोटल हो गए 8 हजार। तो ये दोनों योजनाओं के नाम बाद में ऊपर ही ऊपर हम लोग इसको लिख लेंगे। अब हम थोड़ा, चूंकि अपन शुरुआती दौर में ही है, तो हम थोड़ा विषय को समझ के ही चल रहे हैं। तो उद्यान विज्ञान का महत्व क्या है? हॉर्टिकल्चर को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं? बागवानी। क्या बोला मैंने? तो बागवानी का महत्व क्या है? क्यों हॉर्टिकल्चर आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में भी और हर चीज में? तो इसके महत्व के पीछे कई लॉजिक है। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्टकट में, आप समझे, खाली ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। टोटल भारत में नेट कल्टीवेटेड एरिया लगभग 145 मिलियन हेक्टर है। कितना है पूरे भारत में? लगभग लगभग बता रहा हूं, 145, समझने के लिए खाली। इसमें से हॉर्टिकल्चर के अंदर में खाली 28 मिलियन हेक्टर है। कितना है? हॉर्टिकल्चर खाली 28 मिलियन हेक्टर में ही एरिया, चाहे फल सब्जियां सब ले लो इसमें। बचा हुआ 100 से भी ज्यादा जो मिलियन हेक्टर का एरिया है, वो एग्रोनॉमिक या सीरियल क्रॉप्स के अंदर में, खाद्यान्न फसलें हैं, दलहनी तिलहनी, उनके अंदर में। भारत में टोटल हॉर्टिकल्चर का उत्पादन है 350 मिलियन टन। कितना है? कल हम बात करेंगे। टोटल एग्रोनॉमिक प्रोडक्शन है लगभग 325 मिलियन टन। लगभग कितना है? 325। अब आप इस बात को समझे थोड़ा थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि 100 प्लस मिलियन हेक्टर में से उत्पादन कितना, और 28 में से कितना है। तो हॉर्टिकल्चर का लेवल तो है कि नहीं? तो तुमको छोटे मोटे सब्जेक्ट थोड़े पढ़ रहे हो, और क्या भाई, इतने से एरिया में इतना प्रोडक्शन, और इतने एरिया में इतना प्रोडक्शन, तो किसानों को हॉर्टिकल्चर की तरफ आना तो चाहिए। देखिए क्यों आना चाहिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा अब इसका महत्व तो शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले है इनकम जनरेशन। क्या है? इनकम जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है सृजन करना, है कि नहीं? कि भाई आय का सृजन करना, कि भाई हॉर्टिकल्चर ऐसी फसल है जो
पैसे का ही काम है इसमें, सीधा पैसा। एग्जाम्पल, हम लोग खुद फूलों की खेती करते हैं, मेरा परिवार फूलों की खेती करता है, हमारे गांव में खूब फूल होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं, हमने अभी 1.5 बीघा के खेत में से 15 लाख रुपए की गुलदाउदी के फूल बेच दी, खाली उदयपुर के बाजार में बेचे हमने। भिलवाड़ा रहता हूं मैं, उदयपुर के बाजार 1.5 बीघा में। क्या 15 लाख के गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा हो सकता? 1-1.5 बीघा 15, 20, 25, 30 हजार का हो सकता है। 1.5 बीघा में से 35 हजार का हो सकता है, 2-5 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। तो इनकम जनरेट करने का तरीका नहीं है क्या? है। स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे चित्तौड़ में खूब किसान कर रहे थे, हमने करवाई खुद। तो 1-1 बीघा में से 10-10, 7-7 लाख की स्ट्रॉबेरी बेची। तो क्या 1 बीघा में खाद्यान्न फसलों का इतना सोच भी नहीं सकते। आंवले है, सैकड़ों हेक्टेयर में आंवले हैं, किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 10 बीघा, अलग अलग प्रकार के किसान हैं। तो आंवले के खेत में अगर अच्छा आपके बड़ा बगीचा है और अच्छा भाव मिलेगा तो लाख रुपए बीघा के हिसाब से आंवले का आउटचार्ट बिक जाता कई बार। तो क्या दूसरी फसलें इतना दे सकती है प्रॉफिट? नहीं दे सकती। तो कहने का मतलब ये बात यहाँ पे सिद्ध हो रही है कि हॉर्टिकल्चर वास्तव में एक आय को स्रोत है और आय को सृजन करने का अच्छा तरीका है। अब इन उदाहरण से ये मत सोचना कि सर हम क्यों पढ़ाई कर रहे थे, खेती करेंगे हम। भाई अगर इतना पैसा है तो खेती करेंगे, कर सकते। मेरे भाई साहब खुद हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर यहीं पढ़ते थे, रॉयल में लग गए, हम साथ में लगे थे। तो कहने का मतलब यह है कि भी वास्तव में काम की चीज है, शॉर्टकट में बता रहा हूं। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है? हाँ, किसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट? रोजगार को कहते हैं। किसको कहते हैं? रोजगार सृजन। इसको आप क्या बोल सकते हो? रोजगार सृजन। मतलब रोजगार भी देगा। भाई जब इतने पैसों का एक्सचेंज होगा तो लोगों को काम तो मिलेगा ही मिलेगा। फूलों को तोड़ने वाला भी तो चाहिए। टमाटर के खेत में, पूरे खेत में टमाटर लग रहे हैं तो बार बार तोड़ने पड़ेंगे, तो मजदूर तो चाहिए ही चाहिए, तो कहीं न कहीं काम मिलेगा लोग। आगे देखो, इसी से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, बहुत ही संक्षिप्त में ही चल रहे हैं अपन शॉर्टकट में। इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस क्या है? इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस से आप क्या समझते हो? मतलब औद्योगिक महत्व। क्या है? हाँ, औद्योगिक महत्व। अब औद्योगिक महत्व का मतलब है उद्योग धंधे स्थापित होते हैं हॉर्टिकल्चर के माध्यम से। आपने टमाटर का खेत है, टमाटर में मजदूर तो लगेंगे लगेंगे, तोड़ेंगे तो टमाटर से चीजें बनाएंगे, सॉस बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, तो इंडस्ट्री स्थापित होगी नहीं होगी। इतना आंवले को तोड़ के किधर ले जा रहे हैं? आंवले को ले जा रहे हैं तो कैंडी बनेगी, आंवले से मुरब्बा बनेगा, कोई जूस बनेगा, कोई च्यवनप्राश बनेगा, कोई आंवले से तेल भी निकलता है। आंवले के तो ये लड़कियों के बाल ऐसे थोड़ी काल, आंवले के तेल भी तो आते हैं, तेल वो बड़े बड़े हीरोइन उसका ऐड कर, तो आंवले से तेल भी निकलता है। तो इन सब के उद्योग धंधे, कल कारखाने भी तो स्थापित होंगे भाई, तो है काम की चीज। नेक्स्ट, धार्मिक महत्व, रिलीजियस इंपोर्टेंस। रिलीजियस इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस, धार्मिक महत्व। भाई बताओ कि धार्मिक महत्व तुमको सीधा दिखाई देता नहीं देता? फल फूल सब, देवता को खुश करना तो फूल चाहिए, फल चाहिए, अलग अलग प्रकार के। आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु तक फूल से जुड़ा हुआ ही रहता। जन्मोत्सव है और कोई कार्यक्रम है, शादी, मंडप मंडप वगैरह सजा रहे हैं, शादी के बाद में कहीं घटनाक्रम में फूल चाहिए भाई, चाहिए नहीं चाहिए? मरता है तो भी राम नाम सत्य है, तो फूल ही फूल। हॉर्टिकल्चर हमारी पूरी जर्नी में, जीवन के पूरे जर्नी के अंदर ये काम। भगवान की बात करो आप, नारियल, सभी देवता नारियल चढ़ते हैं, तो कोई माला है, तो कोई कई चीज। कहने का निष्कर्ष ये है, सारांश, कि भाई के धार्मिक महत्व तो बहुत है। चंदन, चंदन, चंदन भी अपने हॉर्टिकल्चर में आता है, सैंडलवुड। और कोई भी पौधे की बात करो, केले की पत्तियों से भगवान के कोई, कभी कोई प्रोग्राम होता है, कोई त्योहार है, तो भगवान के वहां भी केले के पत्ते काम आते नहीं। कोई आम के पत्ते भी आते हैं, हवन हवन कुंड में कोई पत्ते काम आ रहे, कोई और लकड़ी काम आ रही, कोई। तो हॉर्टिकल्चर का एक लंबा चौड़ा एक फील्ड है।
फ्रॉम बर्थ टू डेथ। नेक्स्ट टू इट, जिसके बारे में हम और आगे भी बात करेंगे, पोषण में महत्व, पोषण, न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस, पोषण में महत्व अर्थात न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस, न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट ये भाई पोषक तत्व होते हैं हॉर्टिकल्चर की फसलों में, खूब सारे होते हैं, वही पढ़ेंगे हम इसके बाद। तो हमने एक इसके माध्यम से समझा खाली कि एक हॉर्टिकल्चर वास्तव में काम की चीज तो है ही। पैसा, इनकम, पैसा मिल ही रहा था, रोजगार मिल रहा लोगों को, अच्छी बात, उद्योग कल कारखाने स्थापित हो ही रहे हैं। तो एक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिनको क्रमशः कहते हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर ही तो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र कहते हैं, कच्चा माल निकलता है उधर से सारा। दूसरा आता है औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पे चीजें बनती। और फिर आता तीसरा सर्विस सेक्टर, सेवाएं, शिक्षा एक सेवा, शिक्षा एक सेवा, मेडिकल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ये सभी सेवा क्षेत्र। ज्यादातर विकसित देशों में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 17-18%, 17-18% कृषि क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। अमेरिका के अंदर 2%, अमेरिका के अंदर। लेकिन भारत विकासशील देशों में दिक्कत यह है कि समझने के लिए जो लिखाना होगा मैं अपने आप लिखाऊंगा, इसलिए आप टेंशन नहीं ले, बातें तो सर 100 कर रहे, लिखा 2 ही रहे। जो लिखा नहीं वो मुझे पता है, ठीक है ना? तो मैं लिखाऊंगा, लेकिन जरूरी देखो। अब जीडीपी, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसके 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको कहते हैं सेवा या सर्विस सेक्टर, ठीक है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। भारत की समझने के लिए बात कर रहे हैं मोटी मोटी। एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान मान लो 18%, इसका लगभग मान लो 32%, इसका लगभग मान लो 50%। समझने के लिए बात कर रहे हैं विकसित। अब यहाँ ये भारत की बात, अब अमेरिका लो। अमेरिका में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 2%। परंतु भारत में दिक्कत ये कि 18% योगदान है, लेकिन 50% जनता उधर ही काम कर रही। भारत की दिक्कत क्या है? भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आधी जनसंख्या कृषि पे आधारित है। 50% पॉपुलेशन, मेरी बात को समझना, अर्थव्यवस्था में जो लोग लगे हुए, इस जीडीपी को जनरेट करने के लिए 50% जनता लगी हुई। अमेरिका में 2% योगदान, 2% जनता है बस। अमेरिका के अंदर 2% जनता ही है, उधर लोग काम करने वाले कितने टका है? 2%। और योगदान भी कितना है? 2%। तो वो विकसित। अब हमारे पास में विकसित होने के 2 ऑप्शन, या तो इस जनसंख्या को हटाओ, कम करो, तो कृषि क्षेत्र से हटाओ, कम करो, और या जो आप इसको भी बढ़ा के इसके बराबर करो, करना पड़ेगा ना ये। इसके पीछे कारण कोई एक होता तो मैं बता देता। भारत में सबसे मुख्य कारण है जोत के आकार का छोटा होना, जो कि जनसंख्या के कारण। जनसंख्या ज्यादा है, एक बाप 9 बेटे, 1/9, एक बाप 2 बेटे, 1/2, एक बाप के एक ही बेटा तो 1/1। गांव में है कि नहीं? तो अब आजाद हुआ देश, उस समय हालांकि जो गड़बड़े रही उनकी हम बात, गड़बड़े तो 100% रही। उसी का नतीजा है कि गांव में एक के पास 200 बीघा, एक के पास 2 बीघा। ये ठीक बात नहीं। सबसे निंदनीय बात यही रही भारत की आजादी के टाइम पे, जो भूमि सुधार कानून बने 1951 या उसके बाद, तो लैंड रिफॉर्म हुए थे। उसमें यह होना था कि भाई लैंड का रीअलोकेशन होना था, वापस पुनः आवंटन होना था सिस्टम से। लेकिन उस समय चुनौतियां भी रही होगी, पैसा भी नहीं था सरकार के पास, और सरकार इतनी प्रभावी तरीके से काम भी नहीं कर पाई होगी। नहीं तो आज ये होना था कि कम से कम इतना अंतर नहीं होगा, एक के पास 200, एक के पास 2। ये तो ठीक बात नहीं। भैया कोई गरीब आदमी है, उसके पास 1 बीघा जमीन, उसके पड़ोसी के पास 200 बीघा जमीन है, ऐसा है ना? गांव में है ये।
तो ये तो ठीक नहीं, किसी ने खरीदी है वो एक अलग मैटर है, परंतु अगर ये आनुवंशिक रूप से ऐसा हुआ है तो ठीक नहीं है। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ भैया? ये बहुत काम की चीज है। लेकिन तो अब जोत के आकार से कितना फर्क पड़ता है देखना। अब एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इजराइल है, विकसित देश। वहां पे जो खेत है वो खेत ऐसे है, 2-2, 4-4 किलोमीटर बड़े खेत, और उनका आकार भी ऐसा है। भारत है, भारत में भी खेत है, ये खेत है कोई भी है। अब इस खेत के अंदर 10 जने, 10 जने, वो 10 भी लड़ते रहते हैं, इसलिए वो ऐसे नहीं हो पाता, विभाजन ऐसे होता था, तुम्हें पता ही है गांव में होता नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो फिर भी बात बन जाए, ताकि कोई ट्रैक्टर आ जाए, मानना मशीनीकरण कहते हैं, मशीनीकरण मैकेनाइजेशन से ही तो काम बनेगा। अभी देखना, अब कोई ट्रैक्टर वाला है, अब वो ट्रैक्टर वाला सोच रहा है यार कि इस खेत में मैं घुसूंगा तो और सो रहा है, थोड़ा इसके बाढ़ इधर उधर हो गया तो मेरे को कूटेगा पता। अब यहाँ कोई ट्रैक्टर वाला है तो उसके संभावना भी कम है, बड़े बड़े खेत है तो एक अच्छी बड़ी मशीन काम कर रही है, लोग कम काम कर रहे हैं, सिस्टम से चल रहा है सब। कोई बगीचा लगा हुआ है तो व्यवस्थित लगा हुआ, समान मशीनीकरण हो सकता है। 100 बातों की एक बात है कि खेत को जोतने के लिए मशीन आ सकती है, खेत में बुआई करने की मशीन आ सकती है, मल्चिंग की मशीन आ सकती है, तुड़ाई करने की सिंचाई, सब कुछ सिस्टम से हो सकता है। अपने यहाँ अब खेत में मशीनें नहीं आ सकती, बड़ी वाली मशीन कैसे काम करेगी? नहीं कर सकती। एक के करेगी तो वो पड़ोसी कहेगा नहीं मैं तो मेरे दूसरे से कराऊं, तो अब वो एक मशीन वाला यहाँ तक आएगा तो खर्चे ही पोसाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक एक सेटबैक है, एक बड़ी समस्या है भारत के अंदर, मशीनीकरण नहीं हो पाना, जिसकी वजह से हम अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? तो एक बार हम इसको मैटर को जो भी था छोटा मोटा इसको लिखेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। इसको आप कोने में लिखोगे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, टीसी, कॉन्डिमेंट टेस्ट, ये एक्स्ट्रा है। हमारे तो आधे किसानों के पास खेत में जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ते पड़ोस। हाँ, कौन सा? हाँ ठीक है, इसको कहीं कोने में लिखना था, जो भी कोई एक्स्ट्रा बात बताओ ना उसको ऊपर कहीं कोने में गोलमाल करके वहां लिख दो, ताकि एक्स्ट्रा चीजें तो हमेशा लिखाऊंगा ही मैं। सर हमारे भी 2 बीघा जमीन है, बिना नौकरी शादी भी नहीं होगी। अरे तो शादी करना कोई जरूरी थोड़ी ना, भाई शादी करेंगे कोई जरूरी, जो शादी के बाद काम हो तो बिना शादी को। ये गड़बड़ हो रहा है, खराब हो रहा है भाई। शादी तो एक भारतीय परंपरा है, कई विदेशों में शादियां नहीं, 4-4, 5-5, 10-10 शादियां कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को एक शादी नहीं, राष्ट्रपति जब ये हालत है तो तुम काय को घबरा रहे? जल्दी जल्दी लिखना है ना भाई। शादी तो एक परंपरागत रूप से हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई थी, जिसके भी कई लाभ और हानियां दोनों। सर आपने मेरी आंखें खोल दी है, आंखें तो तेरी बेटा पहले ही खुली हुई है, तुम सब जानते हो, तुम खाली नहीं जानने का दिखावा करते हो, जानते बेटे सब। अगर इतने ही भारत के भोले होते तो जनसंख्या में टॉपर नहीं होते, तो हम भोला होने का दिखावा करते हैं थोड़ी क्या? गलत है कि सही? तो हम क्या एक्टिंग करते हैं भोले होने कि हम तो, मेरे से बोला कोई नहीं, क्योंकि पता नहीं बोला पड़ा होता 2 भैंसों का दूध। तुमने देखा बोला पड़ा 2 भैंस, एक कहावत है राजस्थान। फटाफट आगे बढ़ो, बस स्लाइड के ऊपर कोने में लिख देना बाद में। ये पीछे वालों को दिख तो रहा है ना, तुरंत तुरंत लिख, नहीं वो बाद में लिख लेना, ये लास्ट में ऊपर ही ऊपर कोने में लिख लेना, ये तो जनरल नॉलेज।
सर ठीक है, मुझे शादी की चिंता नहीं होगी। भाई शादी की चिंता क्यों करते हो? आज दिन तक कोई कुंवारा रहा क्या? तो फिर हैं, सबके करेंगे भगवान व्यवस्था। भाई ये तो कोई कुंवारा थोड़ी रहता है, जनरली गांव में नाक के बराबर ऐसा केस होता है कोई कुंवारा रह जाए, वो तो रेयर केस। बाकी नहीं रहोगे कुंवारा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। और तुम्हारी चिंता करने से कोई फर्क पड़ता भी है तो फिर करो चिंता। कि तुम्हारी चिंता करने और नहीं करने से क्या ही फर्क पड़े। ऐसा तो नहीं यार वो लड़का बहुत टेंशन में है, कोई बाप ये थोड़ी सोचा है कि लड़की दे दूं इसको, बड़ी टेंशन में चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो काम करो, काम करो, व्यापार करो, नौकरी करो, है कि नहीं? काम करना पड़ेगा तुमको आजकल। बिना काम के कुछ नहीं भैया, मेहनत करना जितना जल्दी सीख लोगे उतना सुखी रहोगे आने वाले टाइम। 30 साल की उम्र तक अगर जिसने दबा के मेहनत कर ली खूब, उसके बाद उसका जीवन बड़ा आसानी से निकलता है। जिसने 30 साल तक मजे कर लिए उसके बाद में फिर उसको मेहनत करनी पड़ती है, आपने देखा होगा। अब 60 60 65 65 साल की उम्र में लोगों को खेतों में ज्यादा काम करना पड़ता है, पड़ता ही है, मजबूरियां रहती है कई बार। लेकिन अगर ये चीज हमारे जल्दी समझ में आ जाए और 30 साल तक तुम अच्छी मेहनत करके एक अच्छा पैसा कमा लो तो बाद में जीवन कहीं कहीं आसानी से निकलता है, सत्य बात है। नहीं, ये सत्य बात। लेकिन अगर आप 30 साल तक मजे कर लिए तो फिर आपको, जब फिर धीरे धीरे क्या होता है, शरीर साथ नहीं देता, तो फिर आपकी मजबूरी रहती है कि आप घर पर बैठ नहीं सकते। घर पर बैठोगे तो बाल बच्चों को क्या खिलाओ, लुगाई क्या खिलाओ, जिम्मेदारी आती। लुगाई भी कहती है कि जिंदगी निकल गई पूरी, एक साइकिल पे जाते जाते हैं, एक मोटरसाइकिल तो ले लो। मोटरसाइकिल लेते, कार तो ले लो। कार भोपाई के भोपाई जाने, कार कैसे ले, कैसे लगते? एक बात बता रहा हूँ, उदाहरण तुम्हारे लिए नहीं, एक सामाजिक परिदृश्य। तो इसलिए अभी तुमको समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। इन दोनों की छूटा थोड़ी किसी को। तो फटाफट लिखो ना भाई, बातों पर ध्यान नहीं देना, ये तो चलती रहेगी। तो अच्छा पढ़ो, साफ सुथरा पढ़ाई करो, अभी जो लक्ष्य सामने है उसके ऊपर काम करो। सिलेक्शन होना नहीं होना भगवान की बात, भगवान के हाथ की बात। हम प्रयत्न करें, ये अपने हाथ की बात। ये दोनों योजनाएं आप ऊपर ही ऊपर लिखना, इनके फुल फॉर्म लिखाऊंगा मैं। ये दोनों जो लिखी ना 19 वाली, याद तो रखनी है, सौर ऊर्जा लिख लेंगे इसके आगे, लेकिन ये दोनों ऊपर कहीं लिख लेना, कहीं पर भी लिखो, फुल फॉर्म लिखाऊंगा अभी। दोनों योजनाओं की फुल फॉर्म लिखाऊंगा। योजना पूरा नाम बोलो इनका, इसका पूरा नाम बोलो, लिखो। प्रधानमंत्री कुसुम का पूरा नाम बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये सौर ऊर्जा से संबंधित स्कीम, ठीक है। फिर नीचे लिखो पीएम किसान, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान हो गया। अब लिखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ओके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये दोनों ही 2019 में, लेकिन सौर ऊर्जा से संबंधित खाली कौन सी है? पीएम कुसुम, ओके। समझ गए?
आ सकता है ना। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास में 3 योजनाएं, मैं बताऊंगा कभी। उद्यान विभाग राजस्थान के पास में 3 योजनाएं, पीएम कुसुम, PMKSY, एक वहां जगह बची है, तो एक और योजना का नाम लिख लो खाली, PMKSY, ये भी हॉर्टिकल्चर का ही काम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें ड्रिप स्प्रिंकलर विधियां लगती, पाइपलाइन जो भी आता सब कुछ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये तो थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ड्रिप, हमारा जो भी फार्म पॉन्ड, जो भी सिंचाई से संबंधित चीजें होती है सब इसमें। योजनाएं तो और भी, एक दिन योजनाओं के बारे में बात अंशन। लेकिन उद्यान विभाग के पास में 3 है, पीएम कुसुम, PMKSY एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, वो बाद में बात करें, ठीक है। अब बीच में लिखो ऐसे, और इन ये खाली ये तो लिखना नहीं, ये कुछ ही नहीं लिखना, ये लिखना बस, 5 पॉइंट लिखना है आपको महत्व में। और हम अगली क्लास में ये पोषण का महत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये वाला, ये अपने सबसे काम की चीज। अभी हम एक बार हमारा जो ज्ञान है वो सब्जेक्ट की तरफ हम आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में अपने विषय का इतना महत्व है क्या। ये पूरा लिखना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जनरेशन का मतलब था सृजन करना, जैसे आय का सृजन करना, रोजगार का सृजन करना, है कि नहीं। यस, जनरेट करना यानी सृजन करना, जनरेट। जनरेशन का मतलब वो भी होता है वंश क्रम, है कि नहीं, जनरेशन टू जनरेशन, वंश क्रम। लेकिन जनरेशन का मतलब जनरेट करना, जनरेट करना यानी सृजित करना, जनरेट। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख जाओगे तुम, टेंशन मत लो, ठीक है। रुचि रखो, इसमें भी रुचि रखेंगे तो बात बनेगी। चीजें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, इतना ही है, कुछ और खास नहीं। हॉर्टिकल्चर के प्रश्न सही हो जाएंगे अपने, जितने भी आएंगे 20 आएंगे, 20 के 20 ही सही करना है अपने, है कि एक आधा एक्स्ट्रा और ही सही हो जाए तो क्या दिक्कत, वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। हो गया सभी के? सर पीएम कुसुम में क्या होता है, तो इतनी देर से क्या कर रहे हैं, पीएम कुसुम में तो बता रहा था रपाया, सौर ऊर्जा लगती है, बस इतना याद रखो। सौर ऊर्जा से संबंधित स्कीम है भारत में, गवर्नमेंट सेक्टर में बात हो रही है ना। इसमें कई चीजें हैं, देखो मैं अभी तुम्हें इस योजना के अंदर में बात नहीं कर रही। इसमें कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है। कंपोनेंट बी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कंपोनेंट ए के अंदर एक ये स्कीम है कि जो ऊर्जा विभाग नहीं है, ऊर्जा बिजली विभाग, उस बिजली, जैसे मैं ऊर्जा पैदा कर रहा हूं, मेरे घर पे या खेत पे सौर ऊर्जा लगाई, मैं उसको बिजली विभाग को बेच भी सकता हूं। एक तो ये स्कीम कंपोनेंट ए और सी में ये है। एक कंपोनेंट में
आपके खेत में आप 1-2 बीघा में सौर ऊर्जा लगा सकते हो, पूरा सोलर पैनल से ढक सकते, उसको सरकार खरीदेगी। 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है तो लगभग आधे पैसे सरकार देगी, आधे आपको देने, या 40% आपको देने, 60% सरकार देगी, और उस बिजली को सरकार खरीदेगी टोटल। तो सब्सिडी भी है, कमाई भी, तो ये अलग अलग कंपोनेंट है। लेकिन कंपोनेंट बी में क्या है, सब्सिडी तो 60% उसमें भी है, सब्सिडी है 60% तो इसमें भी है बी में। जैसे कि 100 रुपया खर्चा आ रहा है सौर ऊर्जा लगाने का, तो किसान को 40 देना है, 60 गवर्नमेंट देगी। किसको देगी? कंपनी को देगी, जो कंपनी आपके खेत में लगाई, है कि नहीं? ठीक है, अभी चल रही, हमने खूब लगाई, मैंने मेरे हाथ से मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा सौर ऊर्जा पैनल का भौतिक सत्यापन किया है। भाई छूट देने का काम सरकार का मतलब डिपार्टमेंट का है, तो हमें 3 कर्मचारी की कमेटी रहती है, एक एडी रहता है, एक डब्ल्यू रहता है, एक एओ रहता है। ये तीनों जाते हैं खेत पे, उसको देखते हैं, फोटो खींचते हैं, सब सही लगा हुआ है, तब जाके वो जो सब्सिडी होती है, तो हम 40 रुपया तो लेते हैं किसान से। किसान को कभी भी ध्यान रखना, आपके घर पे भी ये धोखा हो सकता कि किसान को कभी भी जो पैसा है वो किसी को देना नहीं कैश में। आपके गांव में हर कोई आएगा, मैं सौर ऊर्जा लगा दूं, किसान ने उसको लाख रुपए दे दिया, पता चला वो आदमी गायब। यही तो धोखा हो रहा है सबसे ज्यादा। कैश में किसी को रुपया नहीं देना। आप जो पैसा दोगे 40%, वो उद्यान विभाग के नाम पे डीडी बनती, वो डीडी जमा हो, समझ गए? डीडी जमा हो, और तो 40 रुपये मैंने लिया किसान से, मैं 60 रुपया देगी सरकार, और हम 100 रुपये मिला के देंगे कंपनी वाले। ये नियम, ये 60% सब्सिडी पीएम कुसुम। ओके, तो आज के लिए काफी है। अब हम गति प्रदान करेंगे कल से थोड़ी।